हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बांग्लादेश में एक बार फिर से इतिहास को लिखने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इतिहास लिखने की प्रक्रिया कोई गलत तो नहीं है, हमेशा समय समय पर उसमें कुछ नया अपडेट, नया जुड़ता रहता है, कुछ घटता रहता है। लेकिन आज की चर्चा में हम लोग बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई के संदर्भ में बातचीत करेंगे कि आखिर किस व्यक्ति ने सबसे पहले बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह विवाद क्यों पैदा हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्या वह व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान है या वह व्यक्ति जिया उर रहमान है? इनमें से किसने इसको लेकर के सबसे पहले पहल की थी, यही विवाद का विषय है और इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसको हम लोग देखेंगे। सामने पैनल पर मैंने उस खबर को मेंशन किया हुआ है जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो टेक्स्ट बुक्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उसी में अब एक अपडेट करने की कोशिश की जा रही है और 2025 में फिर से नए सिरे से जिया उर रहमान के बारे में उसमें लिखा जाएगा कि जिया उर रहमान के द्वारा ही सबसे पहले बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। आखिर इसमें क्या कुछ बातें शामिल हैं, इसको हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। सामने यहाँ पर पैनल पर मैंने इन दोनों व्यक्तियों की तस्वीरें लगा रखी हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो शेख मुजीबुर रहमान हैं इनको सामान्य तौर पर बंग बंधु और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर भी जाना जाता रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश में जब 2024 के जुलाई अगस्त माह में छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया, एक आक्रोश जैसी स्थिति देखी गई, तो फिर उसमें यह भी कहा गया कि हम शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, हम किसी भी कीमत पर शेख मुजीबुर रहमान को योगदान नहीं देना चाहते हैं कि उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। और इस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के एक हेय दृष्टि, एक आक्रोश की स्थिति वहां पर देखी जाती रही है हाल के समय में। वहीं दूसरी तरफ जो जिया उर रहमान है, इनके संदर्भ में एक नई बातें निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल जिया उर रहमान ने ही सबसे पहले बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। दोस्तों यहाँ पर कुछ राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चूंकि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना है और इन्हीं के समय में 2024 में एक आक्रोश की स्थिति देखी गई इनके शासनकाल में और अंततः इनको देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जिया उर रहमान की पत्नी का नाम है खालिदा जिया, जो कि BNP यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख हैं और ये भी कई बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। वहीं शेख हसीना ने लगातार अवामी लीग की कमान संभाली है, जो इनके पिताजी के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। दरअसल शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में लगातार टसल की स्थिति भी देखी जाती रही है और इन बिटवीन जबकि वहां पर अंतरिम सरकार काम कर रही है और शेख हसीना सत्ता से अपदस्थ होकर के और वो भारत में शरण ले रखी हैं, इसी दौरान में जो पाठ्यक्रम में बदलाव है वह देखने को मिल रहा है। गेटिंग इट? यहां पर मैंने वो तस्वीर लगा रखी है जो कि 1971 की है और 1971 में 25 मार्च को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मारा गया था। कई सारे ऐसे लोग थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था एट दैट टाइम और बाद में जाकर के बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पर परिणत हुआ था, है ना। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि हम बांग्लादेश के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ शेख मुजीबुर रहमान और जिया उर रहमान के संदर्भ में इन दोनों पक्षों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दरअसल नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के द्वारा 2022 में जो पाठ्यक्रम लाया गया था, शेख हसीना जी के शासनकाल के दौरान में यह पाठ्यक्रम लाया गया था, उसको अब खारिज कर दिया गया है। खारिज करने के पीछे का आधार यह बताया जा रहा है कि शेख हसीना जी ने जानबूझ करके अपने और अपने परिवार और अपने पिता को और अधिक एग्जैजरेट करने के लिए, बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में बातें बताने के लिए
इस तरीके से टेक्स्ट बुक का गलत इस्तेमाल किया है और यह सही नहीं है। और अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब बेहतर यह है कि 2012 में जो पाठ्यक्रम था उसको हम लागू करेंगे, और इसमें हम यह भी लिखेंगे कि दरअसल शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं हैं। आपको ये शायद याद हो, शायद आपको ध्यान हो कि जब बीते साल में 2024 के अगस्त माह में जब आक्रोश की स्थिति वहां पर देखी जा रही थी, तो शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा था। यदि आपको याद न हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, है ना? ध्यान आया आपको? तो इस तरीके से ये स्थितियां दोस्तों ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब हम 1971 की बात करें तो 25 मार्च को, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के द्वारा चलाया गया था। देन आफ्टर 26 मार्च को उद्घोषणा की गई, किस चीज की? कि हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, हम अपने आप को एक अलग देश के तौर पर ट्रीट करेंगे। और बाद में 27 मार्च को इसी उद्घोषणा को फिर से घोषित किया गया, फिर से इसके बारे में बताया गया था। अब यहां पर यही टसल आता है, टसल ये है कि 26 मार्च को सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान ने बोला था या फिर 26 मार्च को सबसे पहले जियाउर रहमान ने बोला था? सबसे पहले किसने ये कहा कि हम बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान रहे हैं? जो वर्तमान में पक्ष रखे जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा, उसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल जियाउर रहमान ने ही 26 मार्च को इसके बारे में घोषणा की थी, और बाद में 27 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान के कहने पर, उनके बिहाफ में फिर से उन्होंने इसी के बारे में घोषणा की कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया है। गेटिंग इट? इसी के कारण से यहां पर एक तनाव की स्थितियां निकल कर सामने आती हैं। लेकिन जो जियाउर रहमान से संबंधित दावे हैं, इसको लेकर के यदि हम तथ्यात्मक आधार की पड़ताल करें तो इसमें कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती हैं। जो पहली कमी यहां पर दिखती है वह अमेरिकी रक्षा गुप्तचर एजेंसी के सौजन्य से पता चलता है कि इसमें यह कहा गया कि जब 26 मार्च 1971 को यह दिखने लगा कि पाकिस्तान गृह युद्ध में अब लिप्त हो चुका है, उसमें अब वह फंस चुका है, तो इसमें यह देखा गया कि शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी हिस्से को स्वतंत्र घोषित किया है ना? इस गुप्तचर एजेंसी की बातें हैं, ये मैं अपने लेवल पर नहीं कर रहा हूं। गुप्तचर एजेंसी के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि 26 मार्च 1971, तो ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा यह कह दिया गया कि भैया हम पूर्वी हिस्से को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। ये बातें इस एजेंसी के द्वारा कही गई हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तथ्य है कि वाशिंगटन स्पेशल एक्शन ग्रुप की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में जाने माने विदेश नीति से संबंधित कूटनीतिज्ञ थे अमेरिका के हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर ने जब इस मामले में बातचीत की अपने अधिकारियों से, तो इनको जानते हो क्या जवाब मिला? इनको जवाब में ये मिला कि दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान के बीच जो संभावित वार्ता थी वो वार्ता टूट चुकी है, क्योंकि याहिया खान को इस बारे में पता चल चुका है कि शेख मुजीबुर रहमान एक गुप्त रेडियो प्रसारण के जरिए बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं, और इस आधार पर यह वार्ता टूट चुकी है। यानी कि इसमें भी यही बातें निकलकर सामने आई कि शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित किया गया। माध्यम क्या बनाया गया? तो गुप्त रेडियो प्रसारण, है ना? इस तरीके के तथ्य यहां पर निकलते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 27 मार्च 1971 को जो दुनिया भर के समाचार पत्र प्रकाशित हुए सुबह में आए, तो 27 मार्च 1971 को भी इन समाचार पत्रों में यही बातें निकलकर सामने आई कि शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर घोषित किया गया है। अब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या इसमें कोई और परिवर्तन होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है जी, आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के जरिए आपने ये समझा कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर के एक कशमकश, एक उठापटक की स्थिति देखी जाती है कि मैंने सबसे पहले बोला या तुमने सबसे पहले बोला।
है ना। चलिए खैर, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS के द्वारा P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है 7 जनवरी से शाम में 6 बजे से। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से, विस्तार से, अच्छे से आप सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करें, इसको समझें, जानें, तो आपका स्वागत है इस बैच में। 2026 के लिए 26,999 रुपये में आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। वहीं 2027 के लिए 32,999 रुपये में आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से आप इस कोर्स को परचेज करते हुए और इसके पूरे पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने लेवल पर हम सिर्फ स्टडी करते हुए अच्छी से अच्छी तैयारी करें, तो आप इस सिलेक्शन बॉक्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 26 खास किताबें और अलग अलग कुछ सामग्रियां मिल रही हैं, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 5,000 रुपये में इस सिलेक्शन बॉक्स को खरीद सकते हैं। राइट नाउ न्यू ईयर सेल के खास मौके पर विशेष डिस्काउंट अभी चल रहा है। इसके जरिए आप इस सिलेक्शन बॉक्स को खरीद करके अपनी तैयारी को और आसान बना सकते हैं। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।